आप सभी का स्वागत है। आज ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही निर्णायक होने वाली है, विशेष तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो इतिहास को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं, ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं। हाल के वर्षों में देखा गया है कि वैकल्पिक विषय हिस्ट्री में नई चुनौतियाँ सामने आई हैं। प्रश्नों के जो पूछने का तरीका है, उसमें बदलाव देखा गया है। तो इस क्लास में हम लोग उन्हीं चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे और ये कठिनाइयाँ क्या हैं इनको समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे नंबर कैसे लाएँ, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। कैसे रणनीति बनानी है, कैसे तैयारी करनी है। सारांश में आप ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे नंबर पाने के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे करें, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो विषय हमारा स्पष्ट है, इतिहास वैकल्पिक विषय ऑप्शनल, अच्छे नंबर पाने के लिए तैयारी कैसे करें। अब यहाँ आप देखिए, अगर आप हाल के वर्षों के पेपर को देखिए और पहले के पेपर को आप देखिए, आप दो भागों में उसको बांट लीजिए। 2000 से अपने प्रश्नों को उठाइए और 2010 के प्रश्नों को देखिए और 2010-11 से लेकर के आप 2022 तक के प्रश्नों को देखिए, तो बड़ा बदलाव आपको नज़र आएगा। और 2011 से लेकर के जो 22 का ये आपका समय है, उसमें आप 2-3 वर्षों के पेपर को उठा के, तो उसमें भी आपको बड़ा अंतर महसूस होगा। उन्हीं पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं और बातचीत के क्रम में सबसे पहले तो हम लोग चुनौती को ही समझेंगे। क्या चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, क्या कठिनाइयाँ आई हैं इस प्रश्न पत्र में, उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे और बाद में ये बातचीत करेंगे कि इन कठिनाइयों को हम कैसे दूर करें, कैसे अच्छे नंबर हम पाएँ। तो ये क्लास कुल मिलाकर के उन विद्यार्थियों के लिए जो ऑप्शनल में हिस्ट्री विषय लेते हैं, उनके लिए बहुत ही निर्णायक होने वाली है, बहुत ही सफलतादायी होने वाली है। जैसा आप जानते हैं, 500 नंबर का ऑप्शनल होता है और 500 नंबर कितना निर्णायक है, ये भली भांति आप परिचित हैं। आपकी सफलता में ऑप्शनल पेपर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत गंभीरता से आपको इस क्लास को सुनना है कि कैसे अच्छे नंबर हम पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि जो हिस्ट्री में वैकल्पिक आपका सब्जेक्ट है, ये वैकल्पिक विषय आपका है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और उनका समाधान कैसे करेंगे, उस पर बातचीत हम लोग करेंगे। जैसे हाल के वर्षों में आप देखें, अनेक प्रश्नों को हम साथ लेकर आए हैं, बातचीत हम करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल में जो समस्याएं आई हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको आप गौर से देखिए। हाल के 2-3 वर्षों के पेपर को उठा के देखिए आप। वैसे तो आपको कम से कम 10 वर्षों के प्रश्नों पर बहुत गहन विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन हाल के 2-3 वर्षों के पेपर को आप उठा के देखिए। आप देखेंगे प्रश्न के पूछने का जो तरीका है वही बदल गया। सीधे सीधे प्रश्न जो पूछे जा रहे थे पहले, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया है। तो प्रश्न के पूछने में बदलाव आ गया है। अब विद्यार्थी सीधे सीधे प्रश्न तैयार करके जाता है। मान लेते हैं वह कोई एक विषय ले लेता है, उसको सीधे सीधे तैयार करके जाता है, लेकिन पूछने का तरीका ऐसा है कि उसको समझने में बहुत कठिनाई होती है और जब समझने में कठिनाई होती है तो उसको लिखने में कठिनाई होती है। बिना अच्छे लेखन के आप अच्छे नंबर पा नहीं सकते हैं। अच्छा लिखने के लिए पहले प्रश्न को समझना ज़रूरी है। प्रश्न की समझ बनाने के बाद उसका जो प्रामाणिक रूप से कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, वो आपको डिलीवर करना होता है, वो आपको लिखना होता है। तो विद्यार्थियों के सामने एक अच्छी खासी समस्या आ रही है, ऐसा देखने में आया है। प्रश्नों का नेचर ही बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है और यहाँ तक कि प्रश्न में जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके टॉपिक हैं,
उनको पूछने का जो तरीका है, यदि विषय क्षेत्र में भी एक बदलाव देखा जा रहा है, तो ये समस्या वहाँ से भी जुड़ी हुई है, यानी जो विषय है, विषय क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है। अब पूछने का तरीका ऐसा है कि विषय का ज्ञान आपको जिस तरह से कर रहे थे वो पूरा अब पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ नई रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। तो मोटे तौर से आप ऐसा कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल में जो ये समस्या जुड़ी हुई है, एक तो नेचर से जुड़ी हुई, प्रश्नों के जो नेचर में बदलाव आया है, स्वरूप में बदलाव आया है, वहाँ से जुड़ी हुई है, और उसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वहाँ से जुड़ी हुई। अब ये जो बदलाव देखने में आ रहा है, मोटे तौर से प्रश्नों के माध्यम से अभी हम लेंगे, उसके लिए आपको अपनी अध्ययन रणनीति को बदलना होगा, परिवर्तन लाना होगा अच्छे नंबर पाने के लिए। अच्छे नंबर पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है, आप अपनी जो रणनीति है, उस पर एक बार पुनर्विचार करें, और कैसे ऑप्शनल के लिए विषय को तैयार करना है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे हाल के प्रश्नों को आप देखिए, उन प्रश्नों को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि आपको अब सीधे-सीधे विषय की तैयारी करने से पहले उस विषय के लेखन से संबंधित जो दर्शन है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। यानी अगर उसको हम सामान्य शब्दों में कहें, तो आपको इतिहास के अध्ययन और लेखन के विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान होना ज़रूरी है। इतिहास के अध्ययन के विभिन्न उपागमों का, अप्रोचेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये आपको ज्ञान नहीं होगा, तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि जो विषय पूछा गया है, वह किस अप्रोच के तहत है, उसके पीछे की मंशा क्या है। और फिर जब टिप्पणी करने की बात आएगी प्रश्न में, सहमत असहमत की बात आएगी, तो जब आप मंतव्य ही नहीं समझ पाएंगे, तो सहमत असहमति कैसे आप देंगे। जैसे उदाहरण के रूप में कि अगर ये कहा जाता है कि आर्य बाहर से आए, तो किस वर्ग के लोग ये बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये समझना होता है। अगर ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता विदेशी सभ्यता है, अकस्मात उसका उद्भव हुआ है, तो किस वर्ग के इतिहास के जो लेखक हैं, तो वो ये बात कह रहे हैं, ये आपको समझना होगा। अगर ये कहा जाता है कि गुप्त काल स्वर्ण काल है, गुप्त काल स्वर्ण काल है, ये बात किस विचारधारा के लोग कह रहे हैं, किस दृष्टिकोण के लोग कह रहे हैं, है या नहीं है, सहमत असहमति आप तभी कर पाएंगे जब इनको मूल रूप से आप समझेंगे। तो सबसे पहला आपका यही कार्य करना, आप उनको पॉइंट वाइज करके नोट कर लीजिए कि हमें कैसी रणनीति बनानी है। तो सबसे पहले जो आपको रणनीति बनानी है, उसमें आप इतिहास के अध्ययन के विभिन्न उपागम, विभिन्न दृष्टिकोण, उनको आपको एक बार देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। हर प्रश्न को समझने के लिए हर एक टॉपिक से ये अप्रोचेस जुड़े हुए हैं। 2000 में जो आपका पाठ्यक्रम बदलाव हुआ था पहले, उसमें टॉपिक के रूप में हुआ करता था। अब ये टॉपिक के रूप में लिखा है या नहीं लिखा है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। आप इन अप्रोचेस को जानेंगे, इसलिए भी जानेंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि सीधे सीधे यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब जैसे एक प्रश्न आता है कि जनजातीय आंदोलनों को नीचे से उभरते हुए इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। अब ये बात पता हो कि कौन से अप्रोच के तहत ये बात की जा रही है, कौन से उपागम के तहत ये बात की जा रही है। अगर ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ भारत में जो ये विजय प्राप्त कर रहे हैं, ये मात्र संयोग है, उनकी कोई मंशा नहीं है, तो किस अप्रोच के तहत ये बात कही जा रही है, तभी आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। कहते हैं कि जो जमींदारी व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त, वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, साहसपूर्ण कार्य है, ऐसी बात। तो कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये समझना आवश्यक होगा। तो विभिन्न अप्रोचेस के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से उपागमों पर आपको चर्चा करनी है, उन पर हम लोग बातचीत
करेंगे। तो ये जो उपागम है इनको आप नोट कर लीजिए, जिन पर हम लोग बातचीत करेंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। इतिहास के अध्ययन के विभिन्न उपागम। उपागम का मतलब अप्रोचेस, दृष्टिकोण, हिंदी का शब्द है, यहाँ ले आते हैं क्योंकि आपके प्रश्नों में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम साम्राज्यवादी उपागम के बारे में बात करेंगे, इंपीरियलिस्ट अप्रोच की बात करेंगे। पूरी विस्तार से क्लास होती है, जैसे ही आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी वैसे ही इन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो इतिहास के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों में पहला आपका ये हो जाता है। अब साम्राज्यवादी उपागम, साम्राज्यवादी उपागम यानी साम्राज्यवादी लेखक, इसको उपनिवेशवादी व्याख्या भी कहते हैं इतिहास की। आप अगर वो इतिहास की उपनिवेशवादी व्याख्या कहते हैं, उपनिवेशवादी धारा कहते हैं, तो यही बात होती है। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो यही बात होती है, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो यही बात होती है। अब ये साम्राज्यवादी उपागम यानी इनका अपना उद्देश्य साम्राज्यवादी हितों से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये है, ये इतिहास के तथ्यों की व्याख्या, इतिहास की व्याख्या इस तरह से करेंगे कि इनके अपने हित पूरे हों, भारत में जो ब्रितानी सत्ता है वो मजबूत हो, वो हित पूरे हों। तो ये बात आपको समझना होगा। और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि इनका ऐसा उद्देश्य है, वैसे ही आप विचार समझने लगते हैं। आर्य बाहर से आए, हड़प्पा सभ्यता बाहर से आई, आपकी तो कोई उपलब्धियां ही नहीं हैं, इस प्रकार की बात जब होगी तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा अप्रोच है। जब ये कहेंगे कि भारत तो एक राष्ट्र है ही नहीं, आप राष्ट्रीय आंदोलन क्यों चला रहे हो, उसका क्या उद्देश्य है, आप तो पदों के भूखे लोग हैं, पदों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो भारत में उभरती हुई राष्ट्रीयता को नकारना आपको सीधे समझ में आ जाएगा इस अप्रोच के तहत ये बातचीत की जा रही है। तो इसको समझना आपको ज़रूरी हो जाता है। उसी में एक थोड़ा सा उदारवादी साम्राज्यवादी उपागम है, लिबरल इम्पीरियलिस्ट अप्रोच है, यानी ये रूढ़िवादी आप कह सकते हैं, ये उदारवादी कह। इनकी भी मंशा वही है, ब्रितानी हितों को पूरा करना, लेकिन ये सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लगते हैं। हिस्टोरियोग्राफी में मैं बातचीत करूंगा कि भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय मूल्यों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लगते हैं, यद्यपि उद्देश्य भी उनका यही है। और इस प्रकार की धारा जब चलती है तो आगे जैसे ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाता है, एक शिक्षित वर्ग सामने आता है। और ये जो शिक्षित वर्ग है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त हो जाता है, ये इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण आ जाता है। हर बात को सोचने समझने की उसमें शक्ति आ जाती है, तार्किकता आ जाती है, वैज्ञानिकता आ जाती है। तो ये सारे बातों को वो समझने की कोशिश करता है। बहुत सारे भारतीय लेखक तो इनका अनुसरण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्रवादी हो जाता है, उसको राष्ट्रवादी उपागम हम कहते हैं। उनका अप्रोच नेशनलिस्ट हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में अगर ये कहा जाता है कि गुप्त काल स्वर्ण काल है, तो जैसे ही यहाँ पर ये बताया गया कि आपकी तो कोई भौतिक उपलब्धियाँ हैं ही नहीं, आप इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की वकालत कर रहे हैं, उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं, आप तो कभी राजनीतिक रूप से एक थे ही नहीं, आपकी तो कोई भौतिक उपलब्धियां हैं ही नहीं, आपने किया क्या है, आप तो परलोक में रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार की बात वो करने लगते हैं, इस प्रकार की बात यहाँ होगी। तो राष्ट्रवादी उपागम में इस प्रकार की बात आने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रिसर्च होने लगे, अनुसंधान होने लगे, बहुत सारे साक्ष्य भी मिले, अशोक के अभिलेख प्राप्त हुई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का ज्ञान हुआ। और जब पुरातत्व विभाग में कनिंघम जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति हुई तो एक नई दिशा मिली इतिहास लेखन को। बताना शुरू किया हमारे राष्ट्रवादी लेखकों ने, क्या भौतिक उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो गुप्त काल जैसा काल था, स्वर्ण काल था। आप कह रहे हैं हमारे उपलब्धियाँ नहीं हैं, राजनीतिक एकता की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो मौर्य काल जैसा युग था। इस प्रकार की बात तो ये आया, लेकिन यहाँ भी अपनी सीमाएं हैं, उनको समझना होगा। अब क्या गुप्त काल स्वर्ण काल माना जा सकता है, उस पर बातचीत हम लोग करेंगे। तो तमाम उपलब्धियां हैं, लेकिन सीमाएं भी हैं। इतिहासकार को निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए का दृष्टिकोण।
यानी उसके सामने तथ्य हो, उनका वैज्ञानिक ढंग से वह विश्लेषण करे और उसके आधार पर उसको इतिहास लिखना है। जब आप अपना उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर लेते हैं, अपना उद्देश्य पहले ही आप निश्चित कर लेते हैं, तो वहीं पर इतिहास लेखन अप्रासंगिक हो जाता है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ भी हुआ क्या, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में भी विस्तार से हम लोग क्लास में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अच्छे नंबर पाने के लिए इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विषय को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि किससे क्या जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं के तहत भारतीय समाज के जो सीमाएं हैं, जो अंतर्विरोध हैं, जो संकीर्णताएं हैं, उसको नज़रअंदाज किया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इस प्रकार की बात यहाँ पर होगी। इसके बाद एक और आपको अप्रोच काम करना है, वो है मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सिस्ट अप्रोच। इतिहास लेखन का वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया मार्क्सवादी अप्रोच में, और इनका अपना एक अप्रोच था। हर बात की व्याख्या आर्थिक ढंग से कर रहे थे। बेस जो है वो इकोनॉमी को बता रहे थे, और उसके ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर जो है, अधिरचना जो है, जिसमें सामाजिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा, अन्य प्रकार के विकास, सांस्कृतिक विकास होंगे, वो सब इकोनॉमी के बेस पर ही होंगे। वो आपका हो जाता है मार्क्सवादी उपागम। पूरी की पूरी क्लास होती है, यद्यपि इसकी भी सीमाएं हैं। मैन हर बात की व्याख्या अर्थ से, हर बात की व्याख्या वर्ग संघर्ष से, क्लास स्ट्रगल से, इसकी सब सीमाएं हैं। मैन डजेंट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता। तमाम इनकी सीमाएं हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। प्रश्नों को देखेंगे आप, तो प्रश्नों को देखने में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं भी पूछे जाते हैं, तो आज की स्टीरियोग्राफी में जो आपको मानक उत्तर लिखना होता है, उसमें व्याख्याएं कुछ इस तरह से होती हैं कि किसी साम्राज्य के विकास में जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, उनको बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे मगध के उत्कर्ष में। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव दिखाई देता है। जैसे 2022 में भी एक प्रश्न पूछा गया है, उसको आप देखिए। 2022 का पेपर है, तो आप थोड़ा सा देखिए। 2022 के प्रश्नों में यह कहना कहाँ तक सही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं उसको पढ़ देता हूँ। ये कहना कहाँ तक सही है कि वैदिकोत्तर काल की अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों ने भारत में नए धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया। यानी जो सांस्कृतिक विकास है, धर्म का विकास है, दर्शन का विकास है, उसमें अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हैं, उनकी क्या भूमिका है, इस पर प्रश्न है। तो आप देखिए, जो बात मैं कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो वही है कि कैसे आर्थिक आधार, कैसे आर्थिक दृष्टिकोण से व्याख्याएं हो रही हैं धर्म दर्शन की, उस पर आपका 2022 में प्रश्न आया है। तो ये समझना बहुत सब आपको ज़रूरी हो जाता है। मैं दृष्टिकोणों की बात कर रहा हूँ, फिर से एक बार उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए, तो एक एक प्रश्नों को लेंगे, एक एक प्रश्नों का विश्लेषण आपकी क्लास में करेंगे। इसीलिए मंडे टू फ्राइडे आपके जो लेक्चर्स होंगे, सैटरडे को एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज होती है, और वो ऑफलाइन मोड में भी रहता है, ऑनलाइन मोड में भी रहता है, इसमें विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। यानी एक एक प्रश्न को हम उठाएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसको समझेंगे, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, उसकी विशेष क्लास होती है एवरी संडे, एवरी सैटरडे। तो ये आपको काम करना। इसके बाद उपाश्रयवादी उपागम, सब अल्टर्न अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने क्या किया, इनका नया दृष्टिकोण सामने आता है। मैं बहुत ब्रीफ कर देता हूँ, विस्तार से सबके बारे में बातचीत करेंगे। इनका उद्देश्य क्या है, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए, सभी के बारे में, कौन कौन से इतिहास लेखक हैं, क्या महत्व है इतिहास लेखन में, क्या सीमाएं हैं इनकी, सब पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। एक एक दो दो कक्षाएं इन पर लगेंगी और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब उपाश्रयवादी उपागम ने इन्होंने क्या किया, कुछ लोग इनको उपाश्रयवादी उपागम को मार्क्सवादी का एक भाई कहते हैं, ये जुड़वा भाई एक जैसे हैं, यद्यप ऐसी बात नहीं है।
इन्होंने पहले से हो रहे समस्त इतिहास लेखन को ही नकार दिया। कहा ये राजा महाराजाओं का इतिहास है, जैसे ये कह रहे थे। उससे आगे बढ़ कर के भी इन्होंने इसको नकारा कि ये भी जो इतिहास लेखन है वह भी ठीक नहीं है। यानी मार्क्सवादी इतिहास लेखन जो हुआ है वह भी ठीक नहीं है, उसको भी इन्होंने नकार दिया। अब जैसे अभी हमने कहा था कि इतिहास लेखन का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि प्रश्नों को समझने के लिए ज़रूरी है और उसकी व्याख्या करने के लिए, उसका उत्तर लिखने के लिए ज़रूरी है। आपको कहाँ तक सहमत असहमत देना है, कहाँ टिप्पणी में आपको क्या प्लस में जाना है, माइनस में जाना है, हाँ कहना है, ना कहना है, या किस सीमा तक हाँ है, किस सीमा तक ना है, उसके लिए ये सब समझना बड़ा आवश्यक होता है। लेकिन इसलिए भी ज़रूरी होता है, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। जैसे एक प्रश्न की चर्चा मैं करता हूँ कि जनजाति इतिहास को नीचे से उभरते हुए इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। अब इस प्रकार के प्रश्नों का, ये जो प्रश्न आपके ऑप्शनल में पूछे गए हैं, इनका उत्तर संतोषजनक ढंग से आप तभी लिख पाएंगे जब आपको उपाश्रयवादी उपागम का ज्ञान होगा। और इसके बाद भी उत्तर आधुनिकतावादी उपागम, आज के समय में तमाम जैसे अप्रोचेज हैं उनको भी समझना है। सोशल हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया है, न्यू हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया है, कंपोजिट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया है, सब पर बहुत बल देना है। अब आज के समय में ऐसा नहीं है, आज के समय का इतिहास लेखन ऐसा नहीं है कि मुख्य मुख्य घटनाओं पर बल दे रहा है, पहले जैसे कुछ राजतंत्र हैं या राजसी व्यवस्था है उन पर बल दे रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक घटना पर बल है, छोटी छोटी घटना पर बल है, हर एक विकास पर बल है, और इनके मध्य क्या कनेक्शन है, इंटर रिलेशन है, सब पर बल दिया जा रहा है। इन इतिहास लेखन में तुलनात्मक अध्ययन पर बल हो रहा है। इसके साथ साथ आज का जो इतिहास लेखन है, तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्यों पर बहुत बल है लेखन में। आज के इतिहास लेखन में आप अपने पेपर को उठाइए, भी हम चर्चा करेंगे कैसे तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है आपको, क्योंकि अप्रोचेज ऐसे हैं, इतिहास लेखन ऐसे हो रहा है, इन बातों पर बहुत बल है, पुरातात्विक बातों पर बहुत बल है साहित्यिक साक्ष्यों के साथ साथ। तो वैसे ही आपका प्रश्न पत्र भी बदल रहा है, वैसे ही आपके प्रश्न बदल रहे हैं। तो अच्छे नंबर पाने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो यही है कि आप अपने हर एक टॉपिक को, हर एक प्रश्न को इतिहास लेखन के जो विभिन्न उपागम हैं उनके तहत समझने का प्रयास करेंगे, और उसको समझने के बाद ही आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जहाँ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं अप्रोचेस से, जैसे कभी हमने चर्चा किया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम उठाएंगे क्लास में और बताएंगे कि किस उपागम से ये जुड़े हुए हैं, आपको कहाँ तक सहमति देनी है, कहाँ तक असहमत देनी है, कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी है, उस पर विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छे नंबर पाने के लिए ये सब ज़रूरी है आपको जानना। तो पहली बात तो ये है। उसके बाद पहली बात आपने ये लिख लिया है। दूसरी बात जो आपको करना है, आज के इतिहास लेखन में, समसामयिक इतिहास लेखन में, आप जैसा जानते हैं कि विभिन्न अप्रोचेस में विभिन्न बातें हो रही हैं। अब किस बात को हम मानेंगे, कौन सी बात हम मानेंगे हर एक टॉपिक में, यानी इसी का बाई प्रोडक्ट ये हो जाएगा। हर एक टॉपिक में विभिन्न इतिहासकार विभिन्न प्रकार की बातें कह रहा है। कोई कह रहा है मोहम्मद तुगलक तो बहुत ही पागल बादशाह है, सन की बादशाह है। आज के समय में कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ही तो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उसने किया है। हड़प्पा के बारे में कह रहा है कि कोई नहीं, ये तो अचानक आ गई है। कुछ कहते नहीं ऐसा गलत है, इसका विकास तो स्थानीय विकास है। अब स्थानीय विकास में भी कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का विकास ईरानी बलूची संस्कृतियों से हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये झाप कोयटा संस्कृत से हुआ है। कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो सोती संस्कृत से हुआ है। तो ये तमाम ऐसी बातें हो रही हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों में हमें कौन सा दृष्टिकोण मानना है, और ये जुड़ा हुआ है पूरे इतिहास से। तो दूसरा पॉइंट आपका ये है कि समसामयिक इतिहास लेखन में आप उसी विचार को लिखेंगे जो सर्वमान्य है, जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं मान मानती हैं, हमारी पुस्तकों में आ रही हैं। राष्ट्रीय संस्थाएं जो हमारी पुस्तकें निकालती वहाँ आ रही हैं, उन विचारों को आप महत्व देंगे। अब वो कौन से विचार हैं, कौन से लिखना है,
हर एक क्लास में इसकी चर्चा हम करेंगे कि किस बात को आपको प्राथमिकता देनी है, कौन सी बात आपको माननी है अच्छे नंबर पाने के लिए वैकल्पिक विषय में, और जीएस में भी एज वेल एज इन जीएस अच्छे नंबर पाने के लिए ये आपको जानना होगा इतिहास विषय में। यानी दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि आप समसामयिक यानी वर्तमान इतिहास में जो नए विचार हैं और ये विचार जो लगभग सर्वमान्य हैं, एक आम सहमति है, उन्हीं को आपको लिखना है अच्छे नंबर पाने के लिए। अब ये जो विचार है इनकी पूरी की पूरी आपको सूची बना लेनी है, और एंशिएंट में आप देखेंगे वो विस्तार से हम हर एक टॉपिक में बताएंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया कि आरंभ से ही आप देखें महापाषाणिक संस्कृति, आरंभिक कृषक संस्कृतियाँ, बहुत सारे नए अनुसंधान, नई बातों का ज्ञान हो रहा है, उन पर आपको सर्वमान्य मत लिखना होगा। महापाषाणिक संस्कृति, अब पहले ये माना जाता था कि मेगालिथिक कल्चर दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, लेकिन आज के बहुत सारे अनुसंधानों ने ये स्पष्ट कर दिया है इसका संबंध लगभग पूरे भारत से है, मध्य भारत से है, इधर उड़ीसा से साक्ष्य मिले हैं, दक्षिण भारत के साथ साथ आपके यूपी से साक्ष्य मिले हैं, कश्मीर से साक्ष्य मिले हैं, पूर्वी भारत से साक्ष्य मिले हैं। तो अब ये नए प्रकार का विकास है। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे कि महापाषाणिक संस्कृति का संबंध दक्षिण भारत से है तो आपके उत्तर लेखन की सीमाएं हो जाएंगी। आगे मैंने हड़प्पा के बारे में बताया, वैदिक काल के बारे में हमने बताया। आगे आप देखेंगे कि नए विचार, सर्वमान्य विचार, मगध का उद्भव आता है। तो मगध का उद्भव क्यों हुआ? वह राजाओं की नीतियों के कारण हुआ। आप क्या बात मानेंगे, सर्वोपरि किसे मानेंगे? या वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, किनको मानेंगे? तो आज आप देखेंगे कि नई व्याख्या में जो वहाँ की आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं वो बड़ी निर्णायक थी। उसके अलावा सभी परिस्थितियों ने काम किया है। सामाजिक स्थिति जो वहाँ की है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किस विचार को प्राथमिकता आप दे रहे हैं, पहले क्या लिखना है, यानी आप उसको प्राथमिकता दे रहे हैं अच्छे नंबर पाने के लिए। तो ये सब हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। आगे हमने बताया कि नए विचारों में मौर्योत्तर काल से जुड़ा हुआ है। अब पहले मौर्योत्तर काल को अंधकार युग कहा जाता था, लेकिन नए नए अनुसंधान, नई नई बातें, आपके यहाँ प्रश्न भी आया है कि क्या मौर्योत्तर काल को अंधकार युग कहना, जो 5 शताब्दियाँ हैं, 500 वर्षों का था मौर्योत्तर काल, आप देखेंगे उसको अंधकार युग कहना क्या न्याय संगत है, न्याय संगत होगा? तो कैसे इसको अंधकार युग कहा गया, क्यों कहा गया, और कैसे हम नहीं कह सकते, या कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं, तो क्यों, सारी बातों को आपको समझना होगा। अब ये जो नए विचार हैं ये पूरे के पूरे इतिहास से जुड़े हुए हैं। आगे आप बढ़ते चले जाइए, गुप्त काल में जुड़े हुए हैं, गुप्तोत्तर काल में नया सामाजिक दृष्टिकोण, नया सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उसको समझना होगा। वहाँ पर भी पहले अलग प्रकार की विचारधाराएँ थी, लेकिन अब नए इतिहास लेखन में नई प्रकार की बातें हो रही हैं, उनको आपको समझना होगा। तो ऐसे पूरे इंडियन हिस्ट्री में, आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको ये नए सारे विचार जानने होंगे, समझने होंगे। अब जैसे मध्यकाल के बारे में आप बात करिए, सब पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। जो विषय हम ले रहे हैं क्लास में तो हम लेंगे ही, लेकिन जब आप हमारे साथ अभी से मेहनत कर रहे हैं तो जो टॉपिक, जो बिंदु मैं यहाँ उठा रहा हूँ, उनको आप नोट भी करते चले जाएंगे। जैसे आगे आप और बढ़ेंगे नए विचारों के संदर्भ में, तुर्कों का आक्रमण होता है, तो तुर्कों की विजय के कारण या तुर्कों के आक्रमण के कारण, जब आक्रमण के कारणों की बात होगी तो वहाँ पर भी नए अप्रोचेस जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही अप्रोचेस आपके दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से, मुग़ल बादशाहों से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही आधुनिक भारत में भी आप देखेंगे कि नई प्रकार की संकल्पनाएं, नए प्रकार के विचार, चाहे वो 1857 के विद्रोह हों या भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना है उसके संदर्भ में नए दृष्टिकोण, वो सब आपको जानने होंगे, समझने होंगे। तो हर एक टॉपिक में आपको ये सोचना है, पहले तो आपको इतिहास लेखन का ज्ञान होना चाहिए,
हर प्रश्न को ये समझें कि इसके पीछे का अप्रोच क्या है अच्छे नंबर पाने के लिए, किस दृष्टिकोण से ये पूछा गया है, सहमत होना है या नहीं होना है, ये सब निष्कर्ष निकालना है। और बाद में विषय के संदर्भ में आधुनिक इतिहास लेखन में जो सर्वमान्य बातें हैं, ज़्यादातर लोग जिनको स्वीकार कर रहे हैं, वो सारे विचार हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, उनको आपको लिखना होगा। तीसरी बात, अच्छे नंबर पाने के लिए आप अपने प्रश्न पत्र को देखें। अच्छे नंबर के लिए जैसे हाल के प्रश्न पत्रों को अगर आप देखें तो उसमें पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित संस्कृतियों को पूछने का प्रचलन बढ़ा है। आप 2022, 21, 20 के प्रश्न पत्रों को उठाइए, हमारे पास है, एक एक प्रश्नों को हम आपको दिखाएंगे, उनको पूछने का ट्रेंड बढ़ा हुआ है, उन पर बहुत बल है। तो आपको अच्छे नंबर पाने के लिए जो पुरातात्विक संस्कृतियां हैं उन पर आपको विशेष बल देना है। हर साल इनके पूछने का जो जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ रहा है। अब पुरातात्विक संस्कृतियाँ, जैसे हमने पहले ही बताया है कि आज के इतिहास लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों पर बहुत बल है। साहित्यिक साक्ष्यों के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्यों को मिलाने की परंपरा है। ये बात हमने आपको बताया, तुलनात्मक अध्ययन की बात हमने बताया है, न्यू अप्रोचेस के बारे में, न्यू हिस्ट्री के बारे में, जो उत्तर आधुनिकतावादी इतिहास लेखन है उसके बारे में मैंने बातचीत। तो ये सारे ट्रेंड आपको समझने होते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके। अब जैसे पाषाण काल के बारे में आपको ठीक ठीक ज्ञान रखना है। जैसे ताम्र पाषाण के बारे में प्रश्न, नई नई सूचनाएं आ रही हैं। जैसे एक प्रश्न आया था कि कैसे जो आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं उसमें ताम्र पाषाण, पुरा पाषाण और आद्य ऐतिहासिक के बीच का एक संक्रमणकालीन अवस्था है। तो यानी पहले का भी ज्ञान हो आपको, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का, पाषाण काल का भी ज्ञान हो, आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियों में आपको हड़प्पा वगैरह का ज्ञान हो, और फिर जब तुलनात्मक अध्ययन आप इन तीनों का करेंगे तभी आप यूपीएससी में अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। आप अगर ऐसा सोचें कि हम किसी विषय को लेकर के तमाम सूचनाएं हमने इकट्ठा कर लिया तो अच्छा उत्तर लिख लेंगे, बिल्कुल नहीं। आज का ट्रेंड ऐसा है, जैसे अभी इस प्रश्न की चर्चा हमने किया है, यूपीएससी में पूछा गया है, तो जब तक आपको नवपाषाण काल के बारे में ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको हड़प्पा के बारे में ज्ञान नहीं होगा, ताम्रपाषाण से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर लिख ही नहीं पाएंगे। महापाषाण काल के बारे में हमने चर्चा किया है। इसके बाद भी बहुत सारे मृदभांड मिले हैं, उन पर आधारित संस्कृतियां हैं, उनके बारे में आपको जानना है। ओसीपी कल्चर के बारे में जानना है, पीजीडब्ल्यू कल्चर के बारे में जानना है, एनबीपीडब्ल्यू कल्चर के बारे में जानना है। तो ये सब बड़ा आवश्यक है आपको जानना। तो अच्छे नंबर पाने के लिए ये आपकी अगली बात होगी। अब चौथी बात जो हम आपको बताने वाले हैं, आगे जो दो बात बताने वाले हैं, वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो जुड़ी हुई है आपके में, अध्ययन की रणनीति में व्यापक बदलाव से वो जुड़ी हुई। उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा उसकी चर्चा करते हैं कि अनुभव क्या है हमारा, कि विद्यार्थीगण कैसे अध्ययन करते हैं, उसकी बातचीत हम लोग पहले करते हैं, और आपको कैसे करना है उसकी बात हम भी करेंगे। जैसे आमतौर से आप देखिए, आमतौर से जैसे मान लेते हैं आपको फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर का आप अध्ययन करते हैं। अब प्राचीन काल आपको अध्ययन करना है, प्राचीन भारत आपको अध्ययन करना है। तो सामान्य तौर से विद्यार्थी क्या करता है, वो एक काल को उठाता है। मान लेते हैं वो वैदिक काल को उठाता है, वैदिक काल को उठाता है, तो उसको पूरा जो है उसका पूरा ए टू जेड अध्ययन कर लिया। उसने फिर मौर्य पूर्व काल को लिया, प्री मौर्यन पीरियड के बारे में लिया, मौर्य पूर्व काल, प्री मौर्यन, ये आपका वैदिक हो गया।
अब इसका पूरा अध्ययन कर लिया। इसके बाद ऐसे ही वो मौर्य पीरियड के बारे में, उसके बाद वो पोस्ट मौर्य के बारे में, और उसके बाद वो गुप्ता के बारे में अध्ययन करता। ऐसे एक एक टॉपिक को लिया, पढ़ा। कभी मन हुआ तो गुप्त काल पढ़ लिया, अच्छा लगा, आगे बढ़ कर के गुप्तोत्तर काल कर लिया, या दिल्ली सल्तनत को उठा लिया। पहले मुगल अच्छा लगा तो उसको देख लिया, बाद में ऐसा कर लिया। ऐसा अध्ययन है। अब इस अध्ययन से काम नहीं चलने वाला है। 2010 में 2010 उसी समय हमने कुछ बदलाव आपके इतिहास विषय में देखे थे, और एक लेख मैंने लिखा था। आप उसको, अगर आपके सीनियर्स जुड़े हुए हो या आपके भाई बंधु हो तो हो सकता है मिल जाए, तो आप देखिएगा। 2010 में क्रॉनिकल पत्रिका आपकी बड़ी प्रसिद्ध है, उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था, और उस लेख में उसका नाम ही था कि जो बदलाव आ रहे हैं उस चुनौती से कैसे निपटे। द्वारा मेरा नाम था उसमें, रमेश चंद्रा, द हिस्टोरिक आईएएस, इस नाम से था। पेज भी मुझे अभी याद है, 179। तो इस प्रकार के बदलाव की शुरुआत काफ़ी पहले से है, और अध्ययन की रणनीति जो है, हमने पहले से कहा है आपसे कि 10 के पहले की अलग दुनिया है, 10 के बाद की अलग दुनिया है, और हाल के 3-4 वर्षों के बाद की थोड़ा सा अलग दुनिया होती जा रही है। उसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा था कि ये जो अध्ययन का आपका ऊर्ध्वाधर तरीका है, वर्टिकल तरीका है, कि हमने एक विषय को लिया और पूरा हमने अच्छे से अध्ययन कर, मौर्य काल लिया, अध्ययन कर लिया, गुप्त काल लिया, अध्ययन कर लिया। अब इससे काम नहीं चलने वाला। यानी अध्ययन की जो वर्टिकल तरीका है, जो ऊर्ध्वाधर तरीका है, अब उससे काम नहीं चलेगा, और अध्ययन का की एक नई रणनीति आपको विकसित करनी होगी। तो ये ऐसी रणनीति है जिस पर लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा समय से मैं काम कर रहा हूँ, और विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, जिसकी चर्चा सामान्य रूप से की जाती है। मैंने यहाँ पर बड़ी प्रामाणिक ढंग से बताया है कि मैंने ये बहुत पहले से चर्चा करे। हमारे विद्यार्थी जो 2000 के बाद के हैं, 2001, 2, 4, 5 के हैं, सब इस बात से अवगत है। और लेकिन प्रामाणिक ढंग से जब इसको हमने देखा, इस समस्त विद्यार्थियों से इसको डिस्कस करना चाहिए, जो समस्याएं हैं, उस पत्रिका में लेख के माध्यम से मैंने ये बातें वहाँ पर रखी। अब यहाँ पर ये जो हमारा वर्टिकल तरीका है, ये पूरा नहीं होगा। अब अध्ययन की एक नई रणनीति हमको लानी हो, और वो अध्ययन की रणनीति है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज विधि। आप इसको लिख लीजिए। यानी चौथी बात में आप ये लिख सकते हैं, चौथी बात में आप ये लिख सकते हैं कि अध्ययन की नई रणनीति, अध्ययन की नई रणनीति लानी है। और ये रणनीति क्या है, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। ये रणनीति है अध्ययन की क्षैतिज विधि। क्या है, अभी हम आपको समझाएंगे, विस्तार से समझ। अच्छे नंबर पाने के लिए ये ज़रूरी है, अच्छे नंबर पाने के लिए ये आवश्यक है कि आप क्षैतिज विधि का प्रयोग करें, हॉरिजॉन्टल मेथड का प्रयोग। कैसे करना है अभी हम आपको समझाएंगे, और कैसे ये जो प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उस चुनौती से कैसे हम सामना करेंगे, उसके उदाहरण भी अभी हम प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने बातचीत आपसे किया है, अब आपको करना क्या है इस मेथड में। इस मेथड में आपको काम क्या करना है कि ये जो अलग अलग कालखंड हम ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं। आरंभ में ही ये बात आपको स्पष्ट हो जाती है, चूँकि मैं ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, तो ये मानकर चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अध्ययन आपने किया ही होगा, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर का अध्ययन किया ही होगा।
जब बेसिक रूप से आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ ली होंगी, तब आप मेंस की तैयारी में लगे हुए। तो यहाँ पर क्या है कि इतिहास में कोई ऐसा काल विभाजन हो ही नहीं सकता। जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास में इस प्रकार के काल विभाजन की कहीं कोई संभावना नहीं होती। इतिहास एक धारा है। बस होता क्या है, अध्ययन के लिए कुछ काल की कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं और उनको आधार बना करके एक नया काल कह दिया जाता है। वास्तव में ऐसा तो होता नहीं है। अब प्राचीन काल जब भी था तो उस समय, अपने समय में यह भी तो आधुनिक रहा होगा, आधुनिक काल रहा होगा, मध्यकाल भी आधुनिक रहा होगा। लेकिन आजकल तुम प्राचीन काल उसको कह रहे हैं। या आज जैसे हम 2023 में अगर हम ये बातचीत आपसे कर रहे हैं, तो आगे 100 वर्षों के बाद अब ये किस काल में रखेंगे, उस समय के इतिहासकार इसको निर्धारित करेंगे। 500 साल बाद इसको क्या आधुनिक काल ही कहेंगे। और वैसे भी आपने देखा कि पोस्ट मॉडर्न एज, उत्तर आधुनिक काल की बात हो रही है, और उससे आगे तो अब पोस्ट मॉडर्न एज की बात हो रही, उत्तर आधुनिक काल की बात हो रही है। तो उस समय कुछ अलग से इसका क्लासिफिकेशन होगा, कुछ अलग से इसका वर्गीकरण होगा, तो वो आप उसको देखेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है कि अब ऐसा नहीं करना है, बल्कि एक काल से दूसरे काल को जोड़ना है। एक काल से दूसरे काल को जोड़ना है 36 विधि में। कैसे जोड़ेंगे, अभी हम आपको बहुत वस्तुगत तरीके से आपको बताएंगे कैसे जोड़ना है। एक काल से दूसरे, यानी एक काल के विकास को दूसरे काल के विकास से रिलेशन के तहत इसको जोड़ना। एक घटना कैसे दूसरे घटने को जन्म दे रही है, कैसे उसको प्रभावित कर रही है। यानी घटना, उसका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे इसका विकास आगे हुआ, कैसे ये जो विकास है आगे के विकास को प्रभावित करती है। यानी इतिहास में इस प्रकार की एक धारा को हम समझेंगे। अभी हम उदाहरण के माध्यम से हम लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने वैदिक काल के सामाजिक विकास को लिया, वैदिक काल के सामाजिक विकास को हम और पूर्व काल के सामाजिक विकास से जोड़ेंगे। अब वैदिक काल में हमने देखा वर्ण व्यवस्था आती है। अब ये वर्ण व्यवस्था क्या है, ऋग्वैदिक काल में अलग है, उत्तर वैदिक काल में अलग है और पूर्व काल में थोड़ा सा अलग है वर्ण व्यवस्था। लेकिन इसमें क्या निरंतरता तो है वर्ण में, लेकिन समय के साथ परिवर्तन भी आ रहे हैं। यानी इतिहास का अध्ययन अब हम इसी दृष्टिकोण से करेंगे। इसको कहते हैं इतिहास में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। आप देखिए एग्जाम में सीधे सीधे आपके यहाँ पूछा गया है और हर जगह पूछा जाता है, हर पुस्तक में ये मिलेगा आपको ये अप्रोच। बस उसी को समझना है और अपने लक्ष्य के लिए कैसे इसको हम अपनी अध्ययन रणनीति में शामिल करेंगे, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं इतिहास का अध्ययन जो है वो हम निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व के आधार पर करेंगे। जैसे महिलाओं का विकास। अब महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में क्या है, आगे क्या है, अच्छी हो रही है, गिरावट हो रही है, क्यों हो रही है, कार्य कारण की श्रृंखला को स्थापित हम करेंगे। अगर हम आर्थिक विकास हम ले रहे हैं तो शहरों का विकास, मुद्रा का विकास कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या रिलेशन इनमें है, वो सब हम अध्ययन करेंगे। ऐसे ही धर्म के विकास में, समाज के विकास में अभी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो इस तरह से हमको ये देखना होगा, यानी अध्ययन का जो हमारा ऊर्ध्वाधर विधि है अब वह रिलीवेंट नहीं रह गया है। हमको करना है, अच्छे से अध्ययन करना है। एक बार लिया वैदिक काल भी हमने कर लिया, मौर्य काल भी हमने कर लिया, दिल्ली सल्तनत भी हमने कर लिया, मुगल काल भी हमने कर लिया। तो लेकिन बाद में जोड़ने का काम करेंगे पूर्व मध्यकाल में। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के रूप में मैं अगर चर्चा करता हूँ कि मध्यकाल में स्थापत्य कला का विकास, तो अब मध्यकाल में जो स्थापत्य कला है वो हिंद इस्लामी कला है। तो क्या बिना हिंद कला को समझे आप हिंद इस्लामी कला को समझ पाएंगे क्या? बिना इस्लामी कला को समझे क्या हिंद इस्लामी कला को समझ पाएंगे क्या? तो पहली जो हिंद कला है भारत में, जो पहले से चल रही है, हिंदुस्तान में जो कला है उसको समझेंगे हम।
और उसके बाद जो इस्लामी कला आ रही है वो इस्लामी कला को समझेंगे। और दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे हिंद इस्लामी कला का आगमन और उसका धीरे धीरे करके विकास। तो हिंद इस्लामी कला यहाँ आ रही, कैसे आ रही, कौन सी हिंदुस्तान की बातें हैं, यानी भारतीय कौन सी हैं और कौन सी इस्लामिक बातें हैं, दोनों के मिलने से कैसे एक नई कला का विकास हो रहा है, उसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। और जब हिंद इस्लामी कला का पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे ममलूक शैली अलग हो गई, आगे खिलजी शैली अलग हो गई, तुगलक शैली अलग हो गई। निरंतरता तो है हिंद इस्लामी कला में, लेकिन उसमें परिवर्तन के तत्व भी हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और आगे जब मुगल काल आएगा तो क्या बिल्कुल नया आ गया? क्या बिल्कुल नहीं। कि हिंद इस्लामी कला का ही आप एक प्रकार से कह सकते हैं उन्नत चरण है, यानी पूरा का पूरा मध्यकाल आपस में जुड़ा हुआ है। आप उसको आरंभ से हिंद शैली, इस्लामी शैली, हिंद इस्लामी शैली, क्रमिक विकास और मुगल काल में उसका उन्नत चरण आ जाता है। तो इस तरह से आपको एक काल से दूसरे काल को जोड़ना है, एक घटना से दूसरे घटना को जोड़ना है। कैसे ये विकास आगे बढ़ रहा है, कैसे निरंतरता है, और ये जो समय के साथ परिवर्तन आ रहा है क्यों आ रहा है, कैसे आर्थिक विकास इन परिवर्तनों को निर्धारित कर रहा है। आपका प्रश्न भी आया, अभी देखा, वो सब हम लोग देखेंगे। या ये जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों के अन्य कारण कौन कौन से हैं, उनको समझने का प्रयास हम करेंगे। अगर मान लेते हैं नगरीय व्यवस्था आ रही है, नया परिवर्तन आ रहा है और आगे इसमें निरंतरता है या नहीं है, आप देखेंगे लगातार निरंतरता है। लेकिन अगर नगरों के विकास में बल है तो उसके कारणों को समझेंगे, और अगर पतन है तो उसके कारणों को समझेंगे, यानी कार्य कारण की श्रृंखला को स्थापित करेंगे। तो ये अप्रोच जब आप लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जैसे एक दो प्रश्नों को हम यहाँ ले रहे हैं। अब जैसे ये आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरित्र ना तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और न ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। तो ये एक प्रकार से अप्रोचेस में जो पुराने विचार हैं उनको जोड़ करके प्रश्न आया है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी लोगों ने किया है, तो किया या नहीं किया पहले आपको समझना है, और जो विदेशियों से संपर्क था किस सीमा तक उन्होंने प्रभावित किया है उस बात को भी समझना है, और नया विचार भी समझना है, या स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास है, तो ये वहां से जुड़ा हुआ है। आगे आप देखिए, वैसे बहुत सारे हमने प्रश्न ले लिए हैं। ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक वर्ण व्यवस्था के रूपांतरण ने स्त्रियों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया। अब यही प्रश्न आपका है। अगर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को आप जोड़कर नहीं देखेंगे, वैदिक काल में दो भाग आपके हो गए। अब वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जो है दो ही वर्ण है, आर्य और अनार्य, और उत्तर वैदिक काल में चार वर्ण आ जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आ जाते हैं। तो ये एक नया विकास है। अब ये जो विकास है इसका स्त्रियों की स्थिति से किस प्रकार का संबंध है, तो पहले स्त्रियों का विकास समझेंगे। ऋग्वैदिक काल में क्या दशा है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो रही है, पहले की तुलना में गिरावट हो रही है, का अध्ययन करेंगे आप। तो जब तक एक काल को दूसरी काल से आप नहीं जोड़ेंगे, अध्ययन की 36 विधि आप नहीं लाएंगे, तब तक आप अच्छा उत्तर लिख ही नहीं सकते। अभी आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न, और ज़्यादातर प्रश्न अब लगभग इन्हीं संकल्पनाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस अप्रोच की क्लास में जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ उनके साथ बिल्कुल तारतम्यता बिठानी है, मन से उन बात को मानना है, क्योंकि सारे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रश्नों को हम प्रत्यक्ष तौर से ले रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको रणनीति बनानी होगी। आगे आप देखिए, अभी और प्रश्न देखिए आप। अब जैसे एक प्रश्न आया है, मौर्योत्तरकालीन कला की विभिन्न शैलियों का आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन है। अब तुलनात्मक अध्ययन के लिए मौर्योत्तर काल के पहले मौर्य काल की कला का ज्ञान होना चाहिए, और मौर्योत्तर काल के बाद आपको गुप्त कला का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक तो आंतरिक रूप से तुलना करना है, आंतरिक रूप से तुलना करना है। मान लेते हैं मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो गांधार कला की बात करेंगे, मथुरा कला की बात करेंगे और अमरावती कला की बात करेंगे। तो एक तो आंतरिक जो है तुलना करेंगे, उनका वर्ण विषय क्या है, उनका वर्ण विषय क्या है, उनका वर्ण विषय क्या है, इन्होंने कौन सी सामग्री इस्तेमाल की, इन्होंने कौन सी सामग्री इस्तेमाल की, इन्होंने कौन सी सामग्री इस्तेमाल की, इनको किस शासक ने संरक्षण दिया, इनको किसने दिया, इनको किसने दिया, इनका काल क्या है, इनका काल क्या है, इनका काल क्या है, इनमें किन विषयों को महत्व दिया गया है, ऐसे तुलना करेंगे आंतरिक रूप से। लेकिन प्रश्न तभी बेहतर हो पाएगा जब आप उसको आगे पीछे से जोड़ेंगे। अब जैसे ये आपका आ गया, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापारिक श्रेणियां और उसकी महत्ता पर एक निबंध लिखे। अब पूरे प्राचीन काल को ले लिया। अगर आपने वर्टिकल मेथड लिया होगा तो कभी इस विषय को कर ही नहीं सकते हैं आप। अगर प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का विकास आ गया तो कैसे आप, अगर आपने वर्टिकल मेथड से काम किया है कि आपने वैदिक काल और सबको अलग अलग अध्ययन किया, आपस में जुड़ा नहीं है, तो ऐसे विषयों को आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको एक काल को दूसरे काल से जोड़ना होगा, उसमें आ रहे निरंतरता के तत्व को समझना होगा, और अगर परिवर्तन है तो परिवर्तन को समझना है, परिवर्तन क्या है इसको समझना है, क्यों है इसको समझना है, उन कारणों का विश्लेषण आपको करना है। तो अब जैसे गिल्ड सिस्टम के बारे में है, वही है कि एक काल में जो भी विकास हुआ है, आगे आप देखेंगे गिल्ड की व्यावसायिक संगठनों की शुरुआत तो वैदिक काल से हो रही है। कैसे उसका विकास मौर्य पूर्व काल में, आगे कैसे मौर्य काल में ये विकास, गुप्त काल में आकर के तो प्रशासन में भी बड़ी भूमिका हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरी विकास को समझना होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को लिख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप बात को समझ गए होंगे। क्लास में हम इसको विधिवत रूप से बातचीत करेंगे कि कैसे आपको हॉरिजॉन्टल मेथड के तहत आपको अध्ययन करना है। अब आगे क्या करना है, जैसे हमने आपको ये बताया है कि आप अपने अध्ययन में तुलनात्मक शैली का उपयोग करेंगे, तुलना करेंगे जो भी विकास है। तो आपको आगे क्या करना है इसको आप देखिए थोड़ा सा। पांचवी बात, जो भी ये आपका विकास है, जो भी ये सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, यानी इसमें हम बहुत सारा अध्ययन करते हैं, धर्म का अध्ययन करते हैं, कला का अध्ययन करते हैं, दर्शन का अध्ययन करते हैं, विभिन्न भाषाओं का साहित्य वगैरह भी इसी में सब हम अध्ययन कर लेते हैं सांस्कृतिक विकास में। इनके कुछ मुख्य मुख्य विषयों की पहचान करनी हो, मेन टॉपिक्स को आपको अलग से निकालना होगा अच्छे नंबर पाने के लिए। अब ऐसा नहीं आपने कि आपने वैदिक काल का अर्थव्यवस्था कर लिया, आपने मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कर ली, ऐसे नहीं हो पाएगा। कुछ विषयों को हम आपको बताते हैं कि उनकी सूची आपको बना लेनी है। सामाजिक विकास में आपको सूची बना लेनी है, आर्थिक विकास में आपको सूची बना लेनी है, धार्मिक विकास में आपको सूची बना लेनी है, कला के विकास में सूची बना लेनी है। तो इस तरह से उस पर आपको विशेष काम करना होगा, और इनको मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्लास में विस्तार से हम एक एक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जैसे जैसे आप सामाजिक विकास में लिख सकते हैं, सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास में जैसे वर्ण व्यवस्था का विकास, अब प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का जो विकास है, उस पर आप अपना काम करिए। ऋग वैदिक काल में कैसे, उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया, मौर्य पूर्व काल में क्या परिवर्तन आया, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्तोत्तर, सब आपस में जोड़ी। ये सामाजिक विषय इससे के संदर्भ में एक आपका अपना विषय हो जाएगा, जो आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे अच्छे नंबर पाने के लिए। इसके अलावा
इसके अलावा आप जाति का विकास, सारे टॉपिक हम आपको लिख कर देंगे, एक एक टॉपिक हम आपको करवाएंगे। जैसे महिलाओं की स्थिति के बारे में, महिलाओं की स्थिति, इनकी स्थिति के बारे में, जैसे शूद्रों की स्थिति के बारे में, शूद्रों की स्थिति के बारे में। अब जैसे शूद्रों की के संदर्भ में एक अस्पृश्यता का कॉन्सेप्ट आया था, कब आया, क्यों आया, उसको भी आपको समझने की ज़रूरत होती प्राचीन भारतीय इतिहास में। यानी एक अलग से आप टॉपिक उसको बना सकते हैं। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का विकास, ये आप तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड के तहत आप इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम एक दो उदाहरण यहाँ पर ले लेंगे। अब इसके अलावा जैसे आश्रम व्यवस्था का विकास, संस्कार का विकास, शिक्षा का विकास, ये सब जरूरी हो जाता है, इनको आपको करना है। आप देखिए, आप जैसे इन प्रश्नों को कर लेंगे, पहले तो हम एक एक टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करेंगे, एक एक टॉपिक को अध्ययन करेंगे कि क्या वैदिक काल में है, क्या मौर्य पूर्व काल में है, क्या दूसरे काल में, अच्छे से उसको हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे क्या कि इनको हम तुलनात्मक ढंग से भी अध्ययन करेंगे, अलग से विषय बना करके कि प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था का विकास, प्राचीन काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का विकास, उसको हम समझेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ कि इसको कैसे अध्ययन करना है, इसको थोड़ा सा देखिए। मान लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था, इसको हम 37 विधि से अध्ययन कर रहे हैं। इसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था। तो अध्ययन करने के लिए पहले एक तो वर्ण की संकल्पना को समझना होगा, वर्ण की संकल्पना को समझना होगा, और वर्ण पहली बार कहाँ आ रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे ऋग वैदिक काल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का ज्ञान होता है, ठीक है। अब ये जो वर्ण है ऋग वैदिक काल में, क्या 4 वर्ण हैं क्या? बिल्कुल नहीं, 2 वर्ण हैं। और 2 वर्ण कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, आर्य और अनार्य, आर्य और नानार्य, इस प्रकार का वर्गीकरण कुछ दिखाई दे रहा है, आर्य और अनार्य। यानी अभी उस तरह से चारों वर्णों का कॉन्सेप्ट ऋग्वैदिक काल के आरंभिक चरण में कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलता। 2 वर्ण हैं, और ये जो वर्ण है, इसका अर्थ, ये जो आधार था इसका, ये रंग पर आधारित था। गोरे लोग आर्य, और जो यहाँ के दास दस्यु जिनकी चर्चा होती है, काले लोग हैं, उनके लिए संभवतः अनार्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, काले लोगों के लिए, इस प्रकार की बात यहाँ पर है। यदि 4 वर्ण है ही नहीं। ऋग्वेद में जो आपका 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, और ये माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल की अंतिम चरण में आया है। जैसे टाइम अगर आप देख लें तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक हमारा ऋग्वैदिक काल हो जाता है। तो ऋग्वैदिक काल के उत्तरवर्ती चरण में, यद्यपि आधुनिक अनुसंधानों की मैं बात कर रहा था, अब ऐसा कई बार हुआ है, सेमिनार में डिस्कस किया गया है, वैदिक काल का समय काफ़ी पीछे जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सेमिनार के बारे में मैंने पढ़ा, और उसमें तो बहुत ज़्यादा पीछे, यानी 7-8 हज़ार ईसा पूर्व के आसपास बातें हो रही हैं। लेकिन हमने बताया है कि विद्वानों की बातें हैं, ये विद्वानों की बातें हैं, ये अपनी बातें करेंगे, रिसर्च पेपर रखेंगे, और जब सर्व स्वीकृत हो जाएगा, सारे प्रमाण एकदम बिल्कुल स्पष्ट होंगे, वैज्ञानिक ढंग से उनकी पुष्टि हो जाएगी,
और हमारी राष्ट्रीय पुस्तकों में यदि वो आ जाता है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसको यूपीएससी में लिखेंगे। लेकिन अभी आपको यही मानना है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पर पहली बार 4 वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, पहली बार वहाँ 4 वर्णों का उल्लेख है ऋग्वैदिक काल के अंतिम। लेकिन ये 4 वर्ण अभी भी ऐसा नहीं है कि इनमें कोई ये बिल्कुल एकदम निश्चित हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसा नहीं है। ये परिवर्तनशील है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, और सारी ये वर्ण परिवर्तनशील। यहाँ पर जैसे जैसे आपका कर्म बदलेगा, कार्य बदलेगा, आपका वर्ण बदल जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जैसे कहा गया है, एक ही परिवार में सभी वर्णों के लोग रह रहे हैं। बहुत सारी विस्तार से हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आगे आप देखिए, मैं सिर्फ एक झलक देना चाहता हूँ, एक इशारा करना चाहता हूँ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लेटर वैदिक में क्या हुआ कि पहली बार 4 वर्ण, लेकिन ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी परिवर्तनशील, ये भी परिवर्तनशील, कोई किसी में बदल जा सकता है। लेकिन आगे चल करके 600 बीसी के बाद 600 बीसी के बाद अब ये वर्ण धर्म निश्चित हो जाता है। हर एक वर्ण का धर्म यानी कर्तव्य निश्चित कर दिया जाता है। अब ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनका बिल्कुल निश्चित हो गया है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है सामाजिक दृष्टि से, उसके बाद क्षत्रिय हैं, फिर उसके बाद वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इस तरह से आगे आप इसको जोड़ेंगे। कैसे मौर्य काल में विकास हो रहा है, कैसे आगे वर्ण संकर की संकल्पनाएं आ रही हैं, नए नए वर्ण, आगे ऐसे गुप्तोत्तर काल से इसको जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से विकास को समझना है। महिलाओं की स्थिति के बारे में, संस्कारों के बारे में, शिक्षा के बारे में, जाति के बारे में आप इस तरह से अध्ययन करेंगे। और जब आप एक एक टॉपिक को वर्टिकल तरीके से अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था क्या है, और पूर्व काल में क्या है, गुप्त में क्या है, गुप्तोत्तर में क्या है, और बाद में जब इन कड़ियों को जोड़ेंगे, उनमें निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों के आलोक में विषय को समझेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा। और निसंदेह जब आपका लेखन इस तरह से होगा, नंबरों की बौछार होगी, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे विद्यार्थियों के बारे में आपको बताऊंगा। एक अनुराग दुबे और कपिल राज, दो हमारे स्टूडेंट थे, 2000 आई थिंक 4-5 में आए, और 2007 के बैच में पीसीएस में हुए कपिल राज, और 8 के बैच में दोनों आईएएस में की परीक्षा में उन्होंने सफलता प्राप्त की। बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, इंजीनियर थे, बीटेक करके आए थे। सिर्फ अप्रोच बदलने से जब वो हमारे पास आए तो भी बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन जब भी वो एग्ज़ाम देते थे तो नंबर नहीं आते थे। टेस्ट में जब वो लिखने बैठते थे तो मैं नंबर उनको नहीं देता था। एक दिन वो हमारे पास आते हैं और वो कॉपी पेन लेकर के, और उस समय हमारी संस्था आउटरम लाइंस में थी, 2005 और 6 में, 6 के बाद मुखर्जी नगर शिफ्ट हुए थे। तो उस समय उन्होंने हमसे पूछा कि सर हमें बुक का नाम लिखवा दीजिए, आप नंबर ही हमें नहीं देते हैं। बाद में उनको हमने समझाया कि बेटे कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं है, आपके अप्रोच में थोड़ा सा कमी है, और अप्रोच में कमी है, पढ़ने के तरीके में कमी है, इस वजह से आप चीज़ों को बहुत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत नहीं, टुकड़ों में बटा हुआ है। अध्ययन का तरीका उन्होंने बदला, उनको समझाया कक्षाओं में हमने, अध्ययन का तरीका उन्होंने बदला, लेखन का तरीका उन्होंने बदला, और बहुत अच्छी सफलताएं उन्होंने अर्जित की, इतिहास में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। लेखन की क्लास में उन पर हम और विस्तार से बात करेंगे, और बहुत सारे विद्यार्थियों की चर्चा करेंगे जो कैसे सामान्य स्तर से उठ करके कैसे इतिहास विषय में अच्छे नंबर पाते हैं, और सफलता आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एसडीएम, डिप्टी एसपी बने अनेक विद्यार्थियों की ऐसी हम चर्चा आपके साथ करेंगे। तो इस तरह से आपका अप्रोच चलेगा। अब जैसे विषयों को मैं लिख रहा था, उनको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। अब ये सामाजिक विषय, जैसे आर्थिक विषयों पर कुछ आप अलग से काम कर लीजिए, आर्थिक विषय कुछ अलग से काम कर लीजिए। जैसे प्राचीन काल में कृषि का विकास,
पशुपालन का विकास, थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो विकास है यही आगे की विकास को निर्धारित करता है। पहले आपने देखा मनुष्य यायावरी जीवन था, पशुपालन यानी केंद्र में था। लेकिन जैसे ही कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है तो कृषि के लिए आप एक स्थान पर रुकेंगे, और जब एक स्थान पर आप रुकेंगे तो निस्संदेह आपकी बस्ती बसेगी, आपकी आबादी बढ़ेगी, धीरे धीरे आप लैंड को और बहुत साफ करेंगे और नए विकास को वहाँ से जन्म मिलेगा। इसलिए इसको समझना जरूरी हो जाता है। व्यापार वाणिज्य का विकास, अब प्राचीन काल में व्यापार वाणिज्य का विकास क्या है ये आपको एक साथ देखना है। कैसे ये आपको दिखाई पड़ रहा है, कड़ियों को जोड़ना है, कड़ियों को जोड़ना है। और इसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा शहरीकरण का विकास। शहरीकरण का विकास, प्राचीन काल में शहरीकरण, पहली नगरीय क्रांति कब, क्यों, दूसरी नगरीय क्रांति कब, क्यों, ऐतिहासिक काल में पहली बार नगरीय क्रांति कब हुई। एक तो पूरे भारत के संदर्भ में, जैसे आप हड़प्पा काल जानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक काल में जब हम बात करते हैं तो 600 बीसी के आसपास पे शहर हमें दिखाई देते हैं। तो क्या ऐतिहासिक व्याख्याएं, क्या कारण है, आगे नगरीकरण की कैसे बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है। नगरीकरण आगे यानी निरंतरता है, नगर आगे भी है, निरंतरता है। अब कोई परिवर्तन आता है यानी बड़े बड़े नगर बन रहे हैं, व्यापक नगरीकरण हो रहा है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। शासनिक कारण होगा, राजनीतिक कारण होगा, आर्थिक कारण होगा, सांस्कृतिक कारण होगा, उनको पहचानने की कोशिश होगी। तो इतिहास में निरंतरता एवं परिवर्तन, शहर निरंतर है समझा, परिवर्तन तो क्या परिवर्तन, क्यों परिवर्तन, आगे अगर नगरों का पतन हो रहा है तो कोई ना कोई कारण होंगे, तो कार्य कारण की श्रृंखला को स्थापित करेंगे। यानी इतिहास में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को समझते हुए हम कार्य कारण श्रृंखला को हम समझेंगे। और आप इसीलिए आप देखिए, जब एक विद्यार्थी आरंभ से मानव विकास की जो ये कहानी शुरू होती है, आरंभ से अध्ययन करता है वैज्ञानिक ढंग से, इसलिए उसका अलग व्यक्तित्व हो जाता है। और इसीलिए सिविल सेवाओं में इतिहास विषय को इतना महत्व दिया जाता है। आप देखिए आपके सिलेबस में भी सबसे ऊपर इतिहास और कल्चर की बात होती, क्योंकि जो नीति नियंता हैं उनको ये बात पता है। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारे साथ इतिहास के महत्व की चर्चा करते हैं, तो हम बताते हैं इस बात को कि अगर कोई देश अपने इतिहास को भूल जाएगा, उसको भूल जाए तो कोई भविष्य नहीं होगा। इस तरह की बात हम आपको बताएंगे। इतिहास के ज्ञान के बिना किसी आईएएस आईपीएस किसी प्रशासक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतिहास के ज्ञान के बिना इस प्रकार की बातचीत हम करेंगे जब आप इंटरव्यू बोर्ड के लिए हमारे पास आएंगे कि कैसे प्रश्नों को तैयार करना है, कैसे जवाब देना है, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो शहरीकरण का विकास, मौद्रीकरण का विकास, मौद्रीकरण, मौद्रीकरण कैसे मुद्रा आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे विकास। पहली आहत मुद्राओं से बात शुरू करिए आप, 550 बीसी के आसपास लगभग, कैसे आगे इसका विकास चल रहा है, कैसे मौर्य काल की मुद्राओं का विकास, कैसे मौर्योत्तर काल में मुद्रा की विकास, शुक्ल सिक्के वगैरह आ रहे हैं मौर्योत्तर काल में, कैसे गुप्त काल में विकास, उत्तरवर्ती चरण में पतन, तो क्यों पतन, इस सारा आपको समझना होगा। व्यापार वाणिज्य है तो व्यावसायिक संगठन की बात होगी, कड़ी व्यवस्था की बात होगी। और अभी अभी हमने आपको बताया है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। अब आप हमें सिर्फ यही बताइए कि अगर आपका अप्रोच अगर ये प्रश्न पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पुरातत्व विज्ञान दृढ़ीकरण पर प्रश्न है 2, 3, 4। ये प्रश्न है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं यहाँ से इसको पढ़ देता हूँ। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में श्रेणियों, गिल्ड्स एवं व्यापारिक संगठनों की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी यहाँ पर आपको पूरा गिल्ड सिस्टम की शुरुआत से लेकर के और आगे तक के विकास की कहानी का ज्ञान होना चाहिए।
ये प्रश्न तभी लिख सकते हैं आप जब आप इतिहास के अपने अध्ययन के तरीके को बदलेंगे। आप नया तरीका लेकर के आएंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड लेकर के आएंगे जिसकी चर्चा मैं विगत दशकों से कर रहा हूँ। और आपको प्रामाणिक ढंग से मैंने पुस्तिका का नाम भी बताया कि कैसे मैंने वहाँ इसकी चर्चा की। तो इसको बहुत ऐसे प्रश्नों के साथ न्याय आप तभी कर पाएंगे। इनकी क्या भूमिकाएं हैं, इनकी क्या सीमाएं, इतिहास में इनका क्या महत्व है, सब आपको तैयार करना होगा। पहले एक एक काल का अध्ययन करना होगा, फिर इनको आपस में जोड़ना होगा। वैदिक काल में गिल्ड सिस्टम क्या है समझना होगा, मौर्य पूर्व काल में क्या है समझना होगा, मौर्योत्तर काल में क्या है समझना होगा, गुप्त काल में क्या है, आगे के काल में क्या है, फिर इस कड़ी को जोड़ना होगा। इनकी भूमिका को समझना होगा, इनके कार्यों को महत्व को समझना होगा और इनकी सीमाओं को भी समझना होगा। ठीक है। और ये गिल्ड सिस्टम आगे भी चलता रहता है। जब अंग्रेज आते हैं उनके समय में जो नई नीतियाँ आती हैं और नई नीतियों के माध्यम से ये व्यवस्था कमज़ोर होती है और तब जाकर के हमारे यहाँ औद्योगिकरण शुरू होता है, यानी उद्योगों के नष्ट होने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। उन समाप्त होने में इनका कमज़ोर होना भी एक कारण था। ये आधुनिक भारत के विकास से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपके प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। आगे देखिए उन प्रश्नों को कैसे और लिखना है। अब ये सारे मुद्दे हैं आपके, इनको आपको नोट कर लेना है। कृषि पशुपालन का विकास, व्यापार वाणिज्य का विकास, शहरीकरण, मौद्रीकरण, श्रेणी व्यवस्था, सूदखोरी व्यवस्था, इट्सेट्रा, सारे विषय इस तरह से एक सूची बना करके सामाजिक विकास में कौन कौन से मुद्दे लाने हैं हमको वर्टिकल स्टडी करने के बाद, और कैसे हॉरिजॉन्टल स्टडी में हम कैसे एक काल को दूसरे काल से जोड़ेंगे। उसके पश्चात कुछ विशेष मुद्दों पर हम काम करेंगे जिससे हमें सारे प्रश्न मिल जाएं और इन प्रश्नों का उत्तर भी हम बहुत अच्छा लिख पाएँ। आगे आप देखिए सांस्कृतिक मुद्दों में धर्म का विकास भी ऐसे ही आप देखेंगे, कोई अलग थलग नहीं है। कैसे ऋग वैदिक काल का धर्म उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ, कैसे आगे जुड़ा हुआ है, इसको समझना है। और कला के विकास को भी आपको ऐसे ही समझना है। अब कला के विकास में आप देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कला के विकास में देखिए कला का विकास, अब कला के विकास पे जैसे ठोस रूप में जो हमें स्थापत्य कला के बारे में सूचनाएं हैं मौर्य काल से, तो खास तौर से आप पहले अपना हड़प्पा कला के बारे में अलग से काम करते हैं। वैदिक काल में ऐसे कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के साक्ष्य नहीं हैं। मौर्य पूर्व काल के जो साक्ष्य हैं उनकी चर्चा आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अलग से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक ढंग से अगर आपको अध्ययन करना है, एक नया तरीका आप देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड में। जैसे आप मौर्य काल को ले लीजिए, मौर्य काल बहुत ध्यान से समझना और इसको आप लिख भी लीजिए। आप अपने नोट्स में सब बनाते जाइए, पूरे लेक्चर को जैसे जैसे हमने यहाँ किया है सब आप नोट करते जाइए। और इस बात को, इस लेक्चर को कम से कम 2-3 टाइम्स आप सुनिए, 2-3 बार आप सुनिए, इसको देखिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप युद्ध करने जा रहे हैं और आपका हथियार ही डेवलप नहीं है, तो कैसे विजय आपको मिलेगी। बड़ी शिकायतें होती हैं अपने विषयों से, लेकिन सामान्य रूप से हमने देखा है कि विद्यार्थी भावना से भरे हुए होते हैं, मुझे करना है, मुझे आईएएस करना है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आ जाते हैं, हमने देखा कि मैं यहाँ उन बच्चों का, अच्छे बच्चों का, जो बच्चे वो भी अच्छे हैं ऐसा नहीं वो अच्छे नहीं हैं जो नहीं हो पाए, ये जो सफल हो गए, अच्छे इन द सेंस जो सफल हो गए उनकी चर्चा हम लोग क्लास में कर देते हैं। लेकिन जो नहीं हो पाए उनको भी कुछ ना कुछ तो मिला ही है। क्योंकि हमेशा हमने आपसे कहा है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा वो आईएएस बनेगा या नहीं बनेगा, ये आपकी मेहनत, आपका एक भारतीय संदर्भ में मैं भाग्य भी कह सकता हूँ, जिस तरह की हम लोग बातचीत करते हैं तो उस पर निर्धारित करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आप जीवन में असफल नहीं हो सकते अगर आपने सच्ची मेहनत से यूपीएससी की तैयारी की है। बस लगातार हम बोलते रहते हैं, लगातार इस बात की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मौर्य काल, आइए विषय को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल,
और गुप्त काल ले लीजिए। अब जैसे कला में कोई कला आप ले लीजिए, मान लेते हैं आप स्तूप कला ले लीजिए, कोई भी कला आप ले सकते हैं। आप मंदिर स्थापत्य कला ले लीजिए, आप गुफा कला ले लीजिए, स्तंभ कला ले लीजिए, शिल्प कला ले लीजिए, और इसके तहत आप मूर्ति कला को अलग से अध्ययन कर लीजिए, चित्रकला ले लीजिए। अब एक काल के विकास को दूसरे काल से जोड़ना है, दो तरह से आपको मदद मिलेगी। जैसे मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछा गया है, सभी के बारे में पूछा गया है, मंदिर स्थापत्य कला के बारे में तो लगातार पूछा जाता है। जैसे मंदिर स्थापत्य, संरचनात्मक मंदिर, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली के मंदिरों के बारे में अलग से, चोलकालीन मंदिर, विजयनगर कालीन के मंदिर, मामल्य शैली, सब कुछ आया है। बहुत विस्तार से सब आपको देखना है। लेकिन जैसे मान लेते हैं यहाँ है, तो वो तो आपको काम करेगा ही करेगा। स्तूप कला पर अलग से प्रश्न आया है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि मरणोत्तरकालीन कला का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो दोनों का ज्ञान हमको हो जाता है। हम वहाँ आंतरिक तुलना भी कर लेते हैं, और जैसे अभी हमने चर्चा किया था, मौर्य काल से भी उसको जोड़ सकते हैं और गुप्त काल से भी उसको जोड़ सकते हैं। जब आपका तुलनात्मक अध्ययन होता है ना, तो लेखन में एक प्रभाव आ जाता है। जैसे मान लेते हैं स्तूप कला, अब स्तूप कला में आप लिखना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपको ज्ञान है तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में स्तूप कला का विकास, इसकी अगर आप साहित्यिक साक्ष्य वगैरह लिखना चाहें तो वैदिक ग्रंथों में स्तूप शब्द का है, उसकी चर्चा करने के बाद। लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो मौर्य काल से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि कैसे मौर्य काल में जो विकास शुरू हुआ था उसमें निरंतरता है मौर्योत्तर काल में, और ये निरंतरता गुप्त काल तक बनी हुई है। मौर्य काल में निरंतरता के साथ साथ इसका चरम विकास हमको दिखाई देता है। महास्तूप, उदाहरण वगैरह लाइए, सांची वगैरह लाइए, उसके कारणों की चर्चा करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। मौर्य काल में ही क्यों स्तूपों का विकास ज़्यादा हुआ, मंदिर क्यों ज़्यादा नहीं बने, इसको समझने की कोशिश। अब कला का विकास हो रहा है, तो कला के विकास में दो तीन बातें तो बड़ी निर्णायक हो जाती हैं। एक तो उस समय की आर्थिक स्थिति क्या है, दूसरा आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन शांति की स्थिति नहीं है, तो भी रचनात्मक विकास नहीं हो सकता। तीसरा, शासक का दृष्टिकोण कैसा है, कला के प्रति रुचि है या नहीं है, शासक का धर्म कैसा है, और इन्हीं सब बातों से निर्धारित होता है कि मंदिर ज़्यादा बन रहे हैं या स्तूप ज़्यादा बन रहे हैं या मस्जिदें बाद के काल में बन रही हैं। इन्हीं सब बातों से उनका अपना एक संबंध होता है, इनको आपको समझना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तो ये, दूसरा ये है कि अगर सीधे सीधे प्रश्न आ गया मरणोत्तरकालीन कला और गुप्तकालीन कला की तुलना करिए, तो भी सीधे सीधे मदद हो जाती है। एक कला पर पूछते हैं तो भी हमको फ़ायदा मिल जाता है, और इस विकास को आगे जोड़ेंगे। जैसे मंदिर स्थापत्य कला, गुप्त काल में पहली बार संरचनात्मक मंदिर, क्या मौर्य पूर्व काल में है? नहीं है। मौर्य काल में मंदिर है? नहीं है। अब जैसे हमने लिया, नहीं है। मौर्योत्तर काल में मंदिर तो हैं, लेकिन ये चबूतरे वाले मंदिर हैं। जैसे आप पीटी एग्जाम में आप करते हैं कि पहली बार संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल में, तो मंदिर गुप्त काल में ही है। जिस प्रकार से मंदिर को हम समझते हैं वो संरचनात्मक मंदिर होते हैं, उनका अपना स्ट्रक्चर होता है, तो वो मंदिर हमारा गुप्त काल में है। आगे यहाँ पर संरचनात्मक मंदिर, इसका विस्तार से आप अध्ययन करते हैं, यानी ये निरंतरता का तत्व है, विकास का तत्व है, नए प्रकार के विकास का है। अब देखिए कैसे नागर शैली डेवलप हो रही है, और फिर आगे इसी का विकास शुरू हो जाता है। आगे आप देखिए बेसर शैली की बात करेंगे, द्रोण शैली की बात करेंगे, द्रोण शैली नागर शैली दोनों का मिलना, बेसर शैली, एक एक काल को अलग से नॉर्थ में साउथ में अध्ययन करेंगे कला की दृष्टि से। और आपके यहाँ प्रश्न आ रहे हैं पल्लव कला के बारे में, चोल कला के बारे में प्रश्न आ रहे हैं, इस तरह से मध्यकाल में कलाओं पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं सीधे।
तो यहाँ से आपको ये मदद मिलेगी। अब स्तूप कला का विकास मौर्य काल में है और उत्तर काल में है, गुप्त काल में है। ये विकास कैसे है? ये विकास निरंतर है, इसमें निरंतरता है। लेकिन मौर्योत्तर काल में चरम विकास, कारण बताइए, उदाहरण बताइए। अभी हमने बताया अगर विकास है तो कुछ ना कुछ कारण होंगे ना, आर्थिक कारण होगा, धार्मिक कारण होगा, राजा का दृष्टिकोण होगा, उन कारणों की चर्चा करिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि स्तूप कला में निरंतरता तो है, लेकिन पतन की स्थिति, अब क्यों पतन? गुप्त काल में उदाहरण मिले हैं, धमेक स्तूप गुप्त काल का है, जरासंध की बैठक गुप्त काल का है, सिंध में मीरपुर खास का स्तूप मिलता है, पीटी के लिए आप तैयार करते होंगे सब, तो वहाँ पर है। लेकिन गिरावट है, सीधा सीधा सा है कि उस समय वैष्णव धर्म को बहुत महत्व मिल रहा है, हिंदू धर्म की बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं उनको महत्व मिल रहा है, मंदिर कला पर बहुत बल है, इसलिए भी गिरावट है। तो हमने बताया है कि शासक का दृष्टिकोण उसके धर्म से ही संबंध होता है, इनका विकास का आर्थिक स्थिति से भी संबंध होता है। किसी भी काल में ये जो कला का विकास है वो इन बातों से निर्धारित होता है, थोड़ा बहुत आंतरिक परिवर्तन होता है, उसको उस काल में पहचानना होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका तुलनात्मक अध्ययन होगा, यानी एक तो वर्टिकल अध्ययन हम करेंगे, साथ साथ सबको जोड़ेंगे, एक काल से दूसरे काल को जोड़ना, एक घटना से दूसरे घटना को जोड़ना है, उनमें निरंतरता के तत्व को समझना है, परिवर्तन के तत्व को समझना है, और उनके मध्य कार्यकारण का जो श्रृंखला है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम सामाजिक विकास के मुद्दों को निकालेंगे। एक छोटा सा उदाहरण हमने लिया है, हम आर्थिक विकास के मुद्दों को निकालेंगे, धार्मिक विकास के मुद्दों को निकालेंगे, और इस तरह से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, कला का विकास, सब सारा ऐसे हेडिंग बना करके उनका हम विशेष अध्ययन करेंगे। तो निसंदेह आपकी तैयारी जो होगी वो बहुत मजबूत होगी। ये तो प्राचीन काल के बारे में। मध्यकाल के बारे में भी हमने आपको बताया कैसे ऐसे ही अप्रोच चलेगा। अभी कला हमने बताया आपको, हिंद कला, इस्लामी कला। ऐसे जब आप जैसे मान लेते हैं विभिन्न राजवंशों के बारे में आप चर्चा करते हैं, आप ममलूक शासकों के बारे में, खिलजी शासकों के बारे में, तुगलक शासकों के बारे में, सैयद शासकों के बारे में, लोधी शासकों के बारे में आप अध्ययन करते हैं, लोधी शासकों के बारे में जो आप अध्ययन करते हैं, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि उनके मध्य एक एक अपना एक कड़ी है। जैसे मान लेते हैं कि आपको राजत्व विकास देखना है, तो क्या ममलूक शासकों का राजत्व विकास क्या है, खिलजी का राजत्व सिद्धांत क्या है, तुगलक का राजत्व सिद्धांत क्या है, ऐसे आप जोड़ेंगे। और तभी आप ऐसे प्रश्नों को लिख पाते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में राजत्व विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करिए, तभी आप लिख पाएंगे। अगर आप वर्टिकल शैली में केवल एक एक काल का अध्ययन करेंगे तो आपका ये अध्ययन अधूरा रहेगा। तो इस तरह से ये अप्रोच पूरे एंशियंट में और पूरे मिडवल में आप अपनाएंगे। और ये जो शैली हमने आपको हॉरिजॉन्टल शैली बताई है, ये पूरा का पूरा उपयोगी होगा, ये पूरा का पूरा उपयोगी होगा आधुनिक भारत में और विश्व इतिहास में। अब आगे की क्लास जब हम अगले दिन संबोधित आपको करेंगे तो उसमें हम पूरे आधुनिक काल को बताएंगे कैसे अध्ययन करना है। बड़ी समस्या रहती है आपके सामने आधुनिक काल को लेकर के। प्राचीन काल में तो आपको एक एक काल का समझ में आता है, ये मौर्य काल है, ये गुप्त काल है, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत है। आधुनिक काल में ऐसा कोई काल नहीं है। तो इस मेथड को, जिसको हम लगभग 2 दशकों से ज़्यादा समय से बातचीत कर रहे हैं, कैसे आधुनिक काल में लगाएंगे, कैसे विश्व इतिहास में लगाएंगे, अगली क्लास में इसकी चर्चा हम करेंगे। और फाइनली अगली क्लास में लास्ट में हम ये बताएंगे कि अच्छे नंबर पाने के लिए वस्तुनिष्ठ तरीके से, बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से किन किन बातों पर आपको अमल करना है जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो ये अगली क्लास में हम लेंगे। आज की क्लास में हम एक बात और आपसे चर्चा कर देते हैं फर्स्ट पेपर के संदर्भ में, जो मैपिंग वाला प्रश्न है। इसमें आपको बहुत मेहनत करना होता है। आपने देखा कि किस तरह से पहले का जो अप्रोच था वो बदल गया है। पहले का जो अप्रोच है
वो बदल गया है और इसमें सारे जो है आपको एक मैप दे दिया जाता है। ये मैप है आपका, इसमें से आप 1 2 3 4 5 अप टू 15 सारा चिन्हित है, अप टू 20। और ये जो 20 स्थल है आपके, इनमें आपको जैसे दे दिया गया नवपाषाणकालीन स्थल, हड़प्पाकालीन स्थल आपको चिन्हित करना है। आपको दे दिए गए महत्वपूर्ण प्राचीन नगर, आपको दे दिया गया शिलालेख स्थल। अब आपको ये बताना है और उसके बारे में 30 शब्दों में आपको लिखना होता है। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको इस प्रश्न को भी, क्योंकि कंपलसरी है, बहुत अच्छे से करना है। एक एक स्थल के बारे में हम लोग काम करेंगे, एक एक स्थल के बारे में नोट्स बनाएंगे। कैसे नोट्स बनाएंगे उसका भी अपना एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा कि हर एक स्थल को हम कैसे समझेंगे हम, और उसको कैसे मैप के द्वारा हम तैयार करेंगे। एक पूरी रणनीति, पूरी बुकलेट आपको मिलेंगी और एक एक क्लास के बारे में इसी तरीके से हम आपको एक एक स्थल के बारे में लेके आएंगे और उसको एक शैली के तहत हम अध्ययन करेंगे। उदाहरण के रूप में अगर हम आपको बताएं, उदाहरण के रूप में जैसे कोई स्थल आप लेते हैं, जैसे कोई स्थल आप लेते हैं तो इस स्थल की सबसे पहले आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको पता कर लेना है, यानी कौन सा स्थल कहाँ है, ये आपको सबसे पहले जानकारी में आना चाहिए। अगर मान लेते हैं उसकी कोई तटीय स्थिति है, समुद्र के किनारे है या किसी नदी के किनारे है, नदी स्थिति है, तो वो भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। लेकिन ये तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। हर एक स्थल के बारे में कैसे काम करना है, इसी अप्रोच के तहत हम लोग काम करेंगे। हर एक स्थल, जैसे वहाँ देखा व्यापारिक नगर के बारे में पूछा गया, मंदिर के संदर्भ में पूछा गया, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के बारे में नगर पूछा जाता है, तो वो जो भी नगर है उसका कोई ना कोई कारण होगा, यानी उसका कोई ना कोई आर्थिक कारण होगा, उसको पहचानना होगा। जैसे कोई स्थल है तो व्यापारिक केंद्र हो सकता है या व्यापारिक मार्ग पर उसकी अवस्थिति हो सकती है, या वो संकेंद्रण केंद्र हो सकता है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर के अपने उत्पादों को बेच रहे हैं या और किसी माध्यम से वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। तो इस तरह से उसका कोई ना कोई आर्थिक कारण होगा, वो हमको खोजना पड़ता है। कोई ना कोई शहर होगा, उसका राजनीतिक महत्व हो सकता है या प्रशासनिक महत्व हो सकता है, उसको हमको खोजना होगा। नगर होगा तो प्रशासनिक केंद्र हो सकता है, सामरिक केंद्र हो सकता है, या नगर का हो सकता है कोई ऐतिहासिक महत्व रहा हो, कोई युद्ध वगैरह हुई हो या कोई घटना रहा हो, उसको चिन्हित करना पड़ता है हर एक नगर को। और उसके बाद उसका सांस्कृतिक महत्व है। सांस्कृतिक महत्व का मतलब ये है, धर्म का केंद्र हो सकता है, संस्कृति का केंद्र हो सकता है, या हो सकता है कला का कोई विशेष वो स्थल रहा हो, कला के संदर्भ में विशेष उपलब्धि रही हो। तो इस तरह से हमको सब तैयार करना होगा। तो अच्छे नंबर पाने के लिए आरंभ से जो भी बातें हमने चर्चा की है, एक बार उसको हम रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद अगली क्लास की तैयारी करते हैं। हम जो भी चर्चा हमने किया है आपसे, उनमें हमने ये बताया है कि कैसे आपको इतिहास अध्ययन के विभिन्न उपागमों पर आपको काम करना है, कि विस्तार से मैंने चर्चा की। कैसे समसामयिक इतिहास लेखन में जो नए विचार है उनको महत्व देना है, विस्तार से मैंने चर्चा किया है। कैसे आपको जो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से नई नई सूचनाएँ आ रही हैं, नई नई संस्कृतियों के बारे में जानकारी आ रही है, उन पर हमको बल देना है। कैसे अध्ययन की नई रणनीति हमको लानी है, कैसे तुलना करते हुए हमको अध्ययन करना है, कैसे एक काल से दूसरे काल को हमको जोड़ना है। इसके तहत हमने एक नई विधि की चर्चा की है, वो हॉरिजॉन्टल मेथड की मैंने बात किया है। इसके अलावा हमने कहा इसके तहत आप बहुत सारे विषयों का चुनाव करेंगे। वर्टिकल स्टडी के बाद, वर्टिकल स्टडी के बाद आप हॉरिजॉन्टल स्टडी के लिए सामाजिक मुद्दे,
आर्थिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे आप निकालेंगे और उनको पूरे के पूरे एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में, पूरे के पूरे मिडवल इंडिया के संदर्भ में उनका विशेष अध्ययन करेंगे और उनके ज़रूरी बिंदुओं को लिख लेंगे, तो निस्संदेह आपको सफलता मिलने वाली है। इतिहास विषय में बहुत अच्छे नंबर मिलने वाली है। आगे की चर्चा आधुनिक भारत के संदर्भ में और विश्व इतिहास के संदर्भ में जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और फाइनल बात आपको बताने वाले हैं कि आप अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, अगली क्लास में हम डील करेंगे।